BRS and Agriculture Research Service उन्होंने की है ICAR का. Now he is a senior scientist and head GTC Center. और उनका स्पेशलाइजेशन है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में जो कंपोस्टिंग वाला पार्ट वगैरह जो है बायो फर्टिलाइजर्स में, तो उसमें भी पांडे सर का अच्छा काम रहा है. तो यही हम लोग बाम्बू के रॉ मटेरियल लेके ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं, इसका एक साइंटिफिक तरीके से जो साइंटिफिक तरीका है वो आपको बताएंगे पांडे सर. तो सर आप में प्रोसीड प्लीज. मैनेजमेंट यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक है, जितना कवर हो सकता है उतना कोशिश कर रहा हूँ. कंपोस्ट लास्ट में देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसका एनर्जी पेलेट और चारकोल, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या एडवांटेजेस रहता है. जो बैम्बू है, सिर्फ बैम्बू नहीं है, सारे जो भी प्लांट मटेरियल होता है उसको कहते हैं कि लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास, यानी कि उसमें लिग्निन और सेलुलोज 2 कंपोनेंट रहता है. जो सेलुलोज होता है जो कार्बन रहता है, जैसे हम चावल खाते हैं, चावल पूरा कार्बन रहता है, वैसे उसमें सेलुलोज करके कार्बन मटेरियल हमेशा रहता है पौधा का. और लिग्निन एक होता है कि एक बैकबोन जैसे, वो लिग्निन रहता है, उसका स्टडी रखता है, उसका जो खड़ा होने की जो ताकत है ना वो देने के लिए लिग्निन रहता है. तो ये दोनों का कॉम्पोजिशन लगभग आपको 80 से 90% रहता है. तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास. ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, वो चावल जो है ना वो सिर्फ उसमें स्टार्च रहता है, वो लिग्नोसेलुलोज नहीं कहते हैं, उसको स्टार्ची बायोमास कहते हैं. जैसे आलू है, आलू स्टार्च है. ठीक है, इसमें लिग्नोसेलुलोज इसलिए इसको कहते हैं. और इसमें आपको दिखाया हूँ कि जो बायोमास में कितनी कितनी वेरिएशन रहती है. लिग्निन लगभग 20 से 30% लिग्निन रहती है. हेमिसेलुलोज और सेलुलोज ये दोनों सेम कंपोनेंट है, उसमें थोड़ा सा मिलावट रहता है. सेलुलोज में थोड़ा सा दूसरा कंपाउंड मिलाते हैं, उसको हेमिसेलुलोज यानी कि आधा सेलुलोज ऐसे कहते हैं. ठीक है, उसका 25 से 30% रहता है. सेलुलोज का 40 से 45% सेलुलोज रहता है. ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आगे बताऊँगा आपको. इसमें देखिए वीड से लेके एग्रो रेजिड्यूज यानी कि टनस है, गेहूं का है, जो जितने भी बायोमास है उसमें लगभग आप देखेंगे यहाँ पे 30 से 40% यानी कि बैम्बू में सबसे ज़्यादा कार्बन है, सेलुलोज है. ठीक है, हेमिसेलुलोज है. इसमें लिग्निन लगभग 25% है, ताकि बैम्बू इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हैं कि उसमें लिग्निन की कंपोजिशन भी बराबर रहती है. इन सारे बायोमास में आप देखेंगे एक लंकाना कैमरा, ये है फॉरेन वीड है. हम लोग गार्डन पे ऑर्नामेंट के लिए लाए थे स्टार्टिंग में, वो इतना तेज फैल गया जैसे पातीने में. और लंकाना कैमरा ये दोनों है फॉरेन वीड्स है. वो लाए हैं पातीने में, जो लाए थे वो गेहूं के साथ आ गया था, बीच में मिलावट होकर आ गया था. लंकाना कैमरा ऑर्नामेंट के लिए लाए थे, वो पूरा फैल गया. जहाँ पे आप देखेंगे ना रोड पे किनारे में पूरा लंकाना कैमरा दिखता है उसमें. और बैम्बू में लगभग 50% की कार्बन की मात्रा है उसमें. ये एक टोटल देश में कितनी रेजिड्यूज जैसे बैम्बू है, तो मैं चाह रहा था कि आपको एकदम ओवरऑल बता दें. ये जो अवशेष है जो खेत करते हैं उसमें से जो तनस से गेहूँ का, गन्ना का सबका अवशेष निकलती है, वो लगभग 686 मिलियन टनस टोटल रेजिड्यू मिलती है पर ईयर में, एक साल में. उसमें सबसे ज़्यादा होता है राइस का और गेहूँ का ज़्यादा होता है, उसके बाद शुगर केन का होता है. अब आते हैं हम बैम्बू बायोमास में. बैम्बू में दुनिया में सबसे नंबर 2 पे है इंडिया प्रोडक्शन पे, और 32 मिलियन टनस टोटल बैम्बू का उत्पादन होती है. और उसमें 5.4 मिलियन टनस रेसिड्यू जनरेट होता है. यानी कि बैम्बू का प्रोडक्शन 32 है, उसमें लगभग आप देखेंगे तो 20% लगभग 20% वेस्ट निकलता है. उसमें आप देखेंगे 3.3 मिलियन टनस ऐसे वेस्ट है जिसका यूज़ है ही नहीं, वो ऐसे चला जाता है. और देखिए ये जो बैम्बू का अच्छी खास ये है, ऑलरेडी आप सबने बताए होंगे, इसमें 12 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 हेक्टेयर की ज़मीन है 12 टन की कार्बन डाइऑक्साइड
हवा में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी है 0.03% रहती है, उसके कारण पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसका मात्रा कम है फिर भी हमें ग्लोबल वार्मिंग होती है। प्रॉब्लम ये है वो गर्म जो होती है उसको होल्ड करके रखती है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने नहीं देती है। तो बैम्बू और घास प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, उसमें जो कार्बन होता है कार्बन को फिक्स कर लेते हैं अपने शरीर में। वो होते ही बड़ा बायोमास जो है वो बड़ी होती है, ठीक। तो 12 टन सबसे ज़्यादा यही करती है और 30% मोर ऑक्सीजन बाकी कंपेरेटिव बाकी जो पेड़ है उससे ज़्यादा 30% ऑक्सीजन ये रिलीज करती है। और सर ने बताए होंगे अगर सीजन में लगभग 1 से 1.5 फीट हाइट बैम्बू बढ़ती है पर डे, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रोथ है बैम्बू में। ये बायोमास अभी तक तो कुछ इसमें कोई डाउट है, आगे चले। सर वो जो आपने जो हेमियोसेलुलोज जो आपने जो हाँ। रिपोर्ट दिखाया है जी, वो मैच्योर बाम्बू का है कि अनमेच्योर? Mature। मैच्योर बाम्बू का। अनमेच्योर में क्या है, लिग्निन का मात्रा नहीं रहता है, हाँ सिर्फ उसमें ज़्यादा सेलुलोज रहता है। हाँ जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होते जाएगा उसका लिग्निन का मात्रा बढ़ते जाएगा और मैच्योर में इतना रहता है। बायोमास कन्वर्शन टेक्नोलॉजी फॉर एनर्जी, यानी कि आजकल जो कोई भी बायोमास है हम बता रहे हैं कि जितने भी यूज़ कर सकते हैं उतना मैक्सिमम यूज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीक़ा से कोई भी बायोमास है 3 अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक डायरेक्ट कंबस्टन जो पहले से होते आ रहा है, निकाल दो जला दो, ठीक। दूसरा है थर्मोकेमिकल कन्वर्शन, उसको प्रॉपर तरीके से जलाओ ताकि उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तीसरा है बायोकेमिकल कन्वर्शन, ये तो थर्मोकेमिकल यानी कि इसमें टेम्परेचर देंगे उसको कन्वर्ट करेंगे। तीसरा है बायोकेमिकल यानी कि कोई जीव यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे हम, इतना समय है, आधा घंटा समय दिया सर ने, निपटा देते हैं, देखिए। और डायरेक्ट कंबशन में जो बताया मैंने, लकड़ी लेंगे जला देंगे हो जाएगा। थर्मोकेमिकल में गैसिफिकेशन पाइरोलाइसिस करके 2 प्रोसेस है, तो देखिए। थर्ड में है एनारोबिक डाइजेशन जिसमें बायोगैस वगैरह आता है, वो है। फर्मेंटेशन में क्या है, बायोफ्यूल वगैरह उत्पादन होती है, बायोफ्यूल के लिए यूज होता है। जो डायरेक्ट कंबशन का ज़रूरत नहीं है उसमें थर्मोकेमिकल के लिए आते हैं। एक ब्रिकेट इसको कहते हैं, इसको पैलेट, इसका डायमीटर के डिफरेंस है कि 8 mm डायमीटर है पैलेट, ठीक है। ये लगभग 150 to 200 mm डायमीटर रहता है ब्रिकेट का। इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका पैलेट पेन तो देखा होगा आपने, जो लकड़ी जलाते हैं कोई मोटा रहता है कोई पतला रहता है, जलाते तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं आता, बराबर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। इसमें हमें पता है कि एकदम यूनिफॉर्म है, थिकनेस से लेके डायमीटर से सब चीज़ तो यूनिफॉर्म है। कोई भी बॉयलर में टेम्परेचर अगर प्रॉपर मेंटेन करना है, प्रॉपर जलनी चाहिए, ठीक है। इसलिए और लंबी समय के लिए चलने, ऐसा नहीं है कि लकड़ी लगाया जल गया दोबारा डालना पड़ा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, मटेरियल को बारीक करते हैं, बारीक करने के बाद उसको कंडेंस करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि उसका बल्क डेंसिटी यानी कि बल्क डेंसिटी ज़्यादा करते हैं ताकि वो रुक के जलता है, बहुत समय तक चलता है और यूनिफॉर्म चलता है। तो वो चाहिए जो इंडस्ट्री रहती है उसको, अगर मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है उसको, वो ब्रिकेट लगा देगा, एक हवा सेट कर लेगा, हवा यानी कि जो ऑक्सीजन चाहिए हवा जो भी जलने के लिए वो सेट कर लेंगे, वो जलता रहेगा। उसको पता है 1 घंटे में इतना फिनिश होगा, एक लॉट साइड में रखेगा, ये जाएगा बंद हुआ आ जाएगा, वो जलेगा, ऐसे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसलिए अभी इसका डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। जितने भी मैंने अभी बताया ना 686 मिलियन टन का जो अवशेष है उसमें बैम्बू भी है, ठीक है। उसमें से लगभग 1/3 यानी कि 200 to 250 मेट्रिक टन जो वेस्ट है वो वैसे ही है, उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, यदि जला रहा है ऐसे ही ओपन में, तो वैसे पड़ा है। अगर सारे किसान और जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको सही ढंग से सोचें कि अपने आजू बाजू में जो भी वेस्ट पड़ा है उसको, क्योंकि किसान यहाँ पे जो कपास की पराली वगैरह है ना उसको जला देते हैं, उनको समय नहीं रहता। दूसरा है उनको पता नहीं रहता कि इसको कहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो अगर उस गांव में 4-5 लोग थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें कि इकट्ठा करो, जो भी पराली इकट्ठा करके एक बंदे के दे दो, वो उसको बारीक करके कोई फैक्ट्री में आजू बाजू फैक्ट्री को वहाँ पे दे देगा, उसका भी पैसा मिलेगा, किसान को भी कुछ पैसा मिलेगा और ज़मीन भी अच्छा रहेगा।
जलाने में क्या होगा, ज़मीन नीचे से गर्म होगी, ज़मीन नीचे गर्म होगी, नीचे से जो भी केचुआ है, जो केचुआ है ना एर्थवर्म, वो और सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो अच्छे वाले सूक्ष्म जीव, लगभग 1 फुट तक का जो गर्म जाती है, इतना गर्म तो वो सब मर जाता है और मिट्टी का प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं उसको ओपन में मत जलाओ, ठीक है। ये एक पैलेट अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपने देखा होगा छोटा सा यूनिट, इसमें आप पैलेटिंग डेंसिफिकेशन प्रोसेस है, इसमें 6 से 12 mm डायामीटर बना सकते हैं और 25 से 30 mm लेंथ तक बना सकते हैं, ठीक है। और पैलेट्स आर वेरी इजी टू हैंडल एंड बॉन्ड इजीली एज कम्पेयर टू ब्रिकेट। ब्रिकेट थोड़ा मोटा रहेगा तो थोड़ा पैलेटिंग में इजी रहेगा, जल्दी जल जाएगा। साडस्ट की जितनी एनर्जी है, जितना प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी सारे रेसिड्यूज का है। वो वुड है, वुड में जब प्रोसेस करते हैं जो वेस्ट निकलता है उसको उन लोग क्या करते हैं, जलाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें डाई, ये जो फ्लैट डाई, रिंग डाई जो बोले हैं, ये रिंग डाई है, ये फ्लैट डाई है, ठीक है। ऐसे घूमता है, ये फ्लैट में दबा देता है, ये रिंग टाइप में घूमता है। तो अलग अलग इसका नेचर्स है, यानी कि फ्लैट डाई और रिंग डाई में फ्लैट डाई सबसे जल्दी खराब हो जाता है, रिंग डाई थोड़ा लॉन्गेविटी ज़्यादा आती है। और अभी देखेंगे, मैं जैसे बताया था, पैलेट की डिमांड जो है, आप देखेंगे 2000 से 2020 कितने ऊपर गई है, ये इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। क्यों इसे बढ़ते जा रहा है कि कोल और फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और जो भी क्रूड ऑयल है उसका मात्रा कम होते जा रहा है, तो उसका प्राइस इसलिए बढ़ते जा रहा है कि उसका प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो उसके कारण पर लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली विदेश में यानी कि यूरोप कंट्रीज में, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको पहले से समझ आ रहा है कि हम ज़्यादातर उसमें डिपेंड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोग रिन्यूएबल में चले जा रहे हैं। जैसे विंड एनर्जी है, सोलार है और बायोफ्यूल है, ठीक है। और पैलेट यानी कि जितना रेसिड्यूज उनके पास है, वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को इक्वली करते हैं, यानी कि काटते हैं, प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। जितना काटते हैं उससे ज़्यादा प्लांटेशन कर देते हैं, बोलते हैं हम लोग ग्रीन जीरो यानी कि न्यूट्रल से हम कर रहे हैं करके, ठीक। तो बायोचार, उसमें थर्मोकेमिकल कन्वर्शन में मेजरली यूज होता है कि बायोचार, यानी कि इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक ऐसे ओवन होता है, उसमें मटेरियल डाल देते हैं, चलाते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं देते। हमने बचपन में स्कूल में देखा होगा, कुछ दिया जलती है, उसके ऊपर एक बीकर रख दो, 1 मिनट में बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का मात्रा एकदम बंद, खत्म। जब ऑक्सीजन नहीं रहता तो एकदम आग जलेगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, ये जलेगा ही नहीं, ठीक है। जो आग जो है, हीट जो है, हीट हमेशा हम मेंटेन करते हैं, उसमें हीट देते जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो पूरा बाकी मटेरियल उड़ जाता है, सिर्फ कार्बन उसमें रह जाता है। उसको कहते हैं चारकोल, यानी कि ब्लैक कलर में पूरा हो जाता है। कोल जैसी, कोल तो कैसे रहता है, ब्लैक कलर में रहता है, ये भी कोल ही है। ये चारकोल, हमने इसको जलाते हुए इसको कोल में भी कार्बन रहता है, लगभग 80 से 90% रहता है। इसमें भी सेम 80 से 90% कार्बन रहता है, बाकी मटेरियल उड़ जाता है, ठीक है। चारकोल से पूरा एग्जाम्पल है, इसमें रिकॉन्सिडरेंट कार्बन, सीक्वेस्ट्रिंग कार्बन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक थोड़ा सा, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा, आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, जिसके कारण पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्यों हो रही है, सारे इंडस्ट्रीज सारे क्रूड ऑयल को जलाती है, हम भी बहुत सारा गाड़ियाँ जलाते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4, ये सब जितने भी कार्बन है वो हवा में जाती है। मैं ऐसे बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी हवा में रहेगी वो हीट को वैसे पकड़ के रखेगी, बाहर जाने नहीं देगी। इसी कारण पर हमें क्या करना होगा, कार्बन की मात्रा हवा से कम करना है। कैसे हम कम करेंगे, ऐसे जब इसको चारकोल बनाएंगे, चारकोल बना के उसको ज़मीन में डालेंगे। एक्चुअली जनरली क्या होता है, जैसे कोई इंसान है, इंसान जिंदा रहेगा जब तक जिंदा रहेगा, मरने के बाद क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी है, मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में सूक्ष्म जीव रहेगी, जो भी रहेगी वो पूरा डिसइंटीग्रेट कर देगी। होता क्या है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में हवा में चलेगा। जैसे पौधा है, पौधा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि लाइट रहेगा,
हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बायोमास बिल्डअप करेगा। जब वो खत्म हो जाएगा, जमीन में जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट होके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में फिर से वापस हवा में जाएगा। इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल पहले से होते आ रहा है। अभी एडिशनली क्या है, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन की इंटरवेंशन के कारण पर कार्बन की मात्रा हवा में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें क्या करना होगा, सेम क्या करना, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है उसको जितना ज़्यादा मिट्टी में लाएंगे उतना अच्छा है। तो इसलिए कार्बन को कंडेंस करके यानी कि चारकोल मात्रा में बना के उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। एडवांटेज क्या होगा, एक तो कार्बन मिट्टी में सीक्वेस्ट रहेगा और मिट्टी की हेल्थ यानी कि मृदा जो है वो अच्छा सा बनाएगा। तो ये नेचुरल फार्मिंग में भी आएगा, ठीक है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा। बैम्बू बायोचार कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन लॉक्ड इनटू द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर जो कार्बन है वो अच्छे से लॉक करके रखेगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 100 to thousands ऑफ ईयर्स ऐसे रहेगा, वो गलने नहीं देगा इतना जल्दी, ठीक है। अब पूरी दुनिया इसी के पीछे है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन सुना होगा ये सर, सीक्वेस्ट्रिंग कार्बन कैसे करें। हर क्लाइमेट चेंज हर साल मीटिंग होती है, उसमें ये बात किया जाएगा कि सीक्वेस्ट्रिंग कार्बन कैसे करें, क्योंकि सबसे जो खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कम करें। हाँ ठीक है, अभी हम आते हैं वही सेम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। बायोचार जो है वो पायरोलाइसिस गैसिफिकेशन, दो प्रोसेस है, दोनों का अंतर ये है टेम्परेचर की डिफरेंस है। एक कम टेम्परेचर में पायरोलाइसिस होती है और टेम्परेचर और बढ़ेंगे उसको गैस बन जाता है। पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं देंगे, एयर की सप्लाई नहीं देगा, लेकिन गैसिफिकेशन में पार्शियल ऑक्सीजन देंगे ताकि उसको जलाएंगे उसमें से गैस निकलेगा। पायरोलाइसिस में दो तरह के, एक स्लो और फास्ट। ठीक है। तो स्लो हीटिंग में 450 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे, उसमें मेन कंपोनेंट रहेगा बायोचार, जो मैंने बताया चारकोल, ठीक है। और फास्ट में क्या है, हाई हीटिंग वैल्यू देंगे 800 डिग्री सेल्सियस, उसमें ऑयल निकलता है, वो मटेरियल पूरा गल के ऑयल की फॉर्म में आ जाता है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस इमेज दिख रहा हूँ। एक तो पहले हीट करेंगे कम टेम्परेचर में, और जब इसको विदाउट एयर हीट करेंगे बाकी सब मटेरियल चला जाएगा, सिर्फ चारकोल और तार रहेगा इसमें, ब्लैक कलर में रहेगा, ठीक है। जब थोड़ा सा ऑक्सीजन दे देंगे इसमें, ये जलेगा पूरा मटेरियल। जब मटेरियल जलेगा उसमें गैस निकलता है, चारकोल भी मिलता है इसमें लेकिन अमाउंट कम मिलेगा, ठीक। और लास्ट में हार्ड चारकोल, इसमें क्या है, टेम्परेचर साथ में देते रहेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों देंगे, देने में आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों निकलता है। हाइड्रोजन जो निकलता है उसको गैस यूज़ करते हैं, फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ करते हैं, उसके लिए उजाला। बेनिफिट क्या है मैंने ऑलरेडी जो बताया था, उसमें लगभग मिट्टी में जब मिलाएंगे उसको, मिट्टी जो एरोशन होती है पानी के साथ जो चले जाती है वो पकड़ के रखेगी मिट्टी को, तो उसमें एरोशन नहीं रहता। और इसका अंदर का जो माइक्रोब्स रहते हैं, सूक्ष्मजीव रहती है, उसका मात्रा बढ़ाती है, ठीक। और इसका सॉइल की रिटेंशन कैपेसिटी है, पौधे की यील्ड है, सब कुछ बढ़ाती है अगर बायोचार हम अप्लाई करेंगे तो सॉइल। अभी तक ठीक है, इसमें कोई डाउट है? बायोचार लगभग ये चारकोल ही है, उसको बनाने में कैसे बनाएंगे, एक चैम्बर लेंगे, उसमें हीट देंगे लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो लगभग 300 to 400-500 डिग्री सेल्सियस जलाएंगे, उसमें आपको पूरा मटेरियल चला जाएगा, सिर्फ कार्बन रह जाएगा, उसको कहते हैं बायोचार और चारकोल। उसको सॉइल में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डिमांड्स अभी हर जगह पे आ रही है, ठीक है। उसमें आपका एक तो प्रॉफिट है, यानी कि वेस्ट को आप ऐसा चारकोल कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरा मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो रही है, जो भी किसान को आप दे सकते हैं उसका। दूसरा है, मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट कंबशन बता दिया, थर्मोकेमिकल में आपको बता दिया दो प्रोसेस, एक पायरोलाइसिस, एक तो गैसिफिकेशन। अभी तीसरा है बायोकेमिकल कन्वर्शन, जिसमें एनारोबिक होती है और एरोबिक होती है। एनारोबिक में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देंगे, जैसे हम ये पढ़ा है ना, बायोगैस यानी कि टैंक रहती है, उसके ऊपर ड्रम रखते हैं, पता है? नहीं, हाँ, उसमें गोबर और ऐसे बायोमास मिला देते हैं, मिला के स्लरी बना के एक टैंक के अंदर डाल देंगे, ऊपर एक ड्रम रखते हैं कि कैप,
वो ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगा, अंदर पूरा मीथेन जनरेट होगा, यानी कि लगभग 60 to 70% मीथेन जनरेट होगा। जैसे जैसे गैस बढ़ते जाएगा वो ड्रम का कैप ऊपर आती जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि हाँ इतना गैस बन रहा है। वहाँ पे यूनिट रहता है, वहाँ से गैस सीधा यूज़ कर सकते हैं आप चला, वो एनारोबिक डाइजेशन। ठीक है, एरोबिक में क्या है, एक तो कंपोस्ट है जो अभी मैं बता रहा हूँ, दूसरा है बायोफ्यूल। ऑलरेडी मैंने जब आपको शुरू में बताया था कि सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा है, 70%। सेलुलोज यानी कि उसमें शुगर है, जैसे हम लोग शुगर खाते हैं उसको सुक्रोज है, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज करके 2 मॉलिक्यूल रहती है। और स्टार्च में क्या रहती है, ग्लूकोज रहती है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज रहती है। उसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट दूसरे कारण पर वो खाने के हो जाती है, और ये इसका अरेंजमेंट अलग है, हम नहीं खा पाते हैं। हम अगर खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए सेलुलोज कोई भी ऑर्गेनिज्म इतनी जल्दी नहीं खा पाती है। और गाय वगैरह खाती है इसलिए कि उसका जो पेट के अंदर सूक्ष्म जीव ज़्यादा रहता है जो सेलुलोज को खाता है। ठीक है, तो सेलुलोज को माइक्रोब्स यूज़ करके उससे बायो एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, बायोफ्यूल यानी कि एथेनॉल। जैसे स्प्रिट बनाते हैं सेम बायोएथेनॉल बनाएंगे, उसको डिस्टिलेशन करा के फ्यूल में यूज़ करेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा डीप रहेगा, आपका ज़रूरत नहीं है तो मैंने हटा दिया वो। कंपोस्ट, क्या क्या कंपोस्ट हो सकता है, देखिए तनस का हो सकती है, लीफ यानी कि पेड़ के जो गिरे हुए पत्ते हैं वो हो सकती है, कोई भी वेस्ट पड़ा हुआ वो हो सकती है, जो लकड़ी वगैरह जो सूखा हुआ है वो हो सकती है, जो गाय का जो वेस्ट वगैरह जो फेंकते हैं हम लोग, पुआल जो भी है वो भी, सब चीज़ कंपोस्ट हो सकती है। जो भी अवशेष है, खेत के अवशेष है, सब कंपोस्ट हो सकती है। तो क्रॉप रेसिड्यू में देखेंगे लगभग, ये बता दिया, रिपीटेशन है इसमें। ये है, ये बैम्बू के अलावा सिर्फ बैम्बू नहीं है, जब भी खेती करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी से पौधा निकालती है, अपना शरीर बढ़ाती है। जब उसको किसान जलाते हैं, पहले क्या होता था, उसको वापस मिट्टी में मिलाया जाता था, वो मिट्टी के अंदर गल जाता था, यानी जितना नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट हम डालते हैं मिट्टी पे वो वापस मिट्टी में चला जाता था। जब अभी क्या कर रहे हैं, अभी की पूरा जला रहे हैं, जलाने में जितना नाइट्रोजन और फास्फोरस जो भी न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं वो आधा हवा में उड़ जा रहा है। ठीक है, वापस आता नहीं है। तो एक तरफ से क्या होगा, मिट्टी का जो ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रहती है वो धीरे 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 खत्म हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं उस स्टेज पे, क्योंकि 1960 पे यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ उससे पहले इतना नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं डालते थे। उस टाइम में FOM डालते थे, काउ मैन्यूर डालते थे, पोल्ट्री मैन्यूर डालते थे, मिट्टी का मृदा अच्छा था, भले यील्ड कम था। उसके बाद फर्टिलाइजर डालना शुरू किया। किसान, उनको पता नहीं कि कितना नाइट्रोजन कभी भी डालना है, तो सोचते हैं कि ज़्यादा डालने में ज़्यादा है, ज़्यादा डाल देते हैं, और धीरे धीरे हम पौधा को वापस डालना भूल ही है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस डाल रहे हैं तो क्यों उसको करना है। वो पूरा जलाना स्टार्ट हुआ, जलाने में पूरा जितना सख्त मिट्टी में था पूरा खत्म हो रहा है। तो इसलिए आजकल क्या हो रहा है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, नो टिलेज, सब चीज़ आ रहा है, इसलिए कि मिट्टी का जो मृदा है वापस लाए। ठीक है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि वो 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस, 70% पोटेशियम आपके कोई सीरियल्स जो भी है वो रेसिड्यू में रहता है, अगर उसको जला देंगे वो पता चला जाएगा। देखिए, कंपोस्ट आपने किया होगा, कंपोस्ट सभी ने किया होगा। कौन सी मेथड पे किए? नहीं, 2 तरह का है, एक तो पिट मेथड होती है, एक पिट मेथड से किए। कोई हीट मेथड से किए, कितना दिन लगता है सर? इंट्रैक्शन रहे तो अच्छा रहेगा। कौन सा मटेरियल कर रहे हैं कि कितना दिन लगता है? 3 गड्ढे की है, एकदम अनसाइंटिफिक मेथड है। ओके, गड्ढे की है। हाँ, गोबर मिलता है, खेती का एग्रोवेस्ट मिलता है, भरते जाते ओके। कंप्लीट हो गया, फिर हाँ। दूसरा भरते, फिर तीसरा भरते। हाँ, और पहले वाले में फिर पानी छोड़ देते हैं, दूसरे वाले में पानी छोड़ देते हैं, तीसरे वाले में कोई हम लोग डिकम्पोस्टर नहीं डालते हैं। अच्छा, तीनों गड्ढे भर जाते हैं, फिर पहले को खाली कर लेते हैं, पौधों में दे देते हैं, फिर साइकिल चालू हो जाता है। और कुछ और कोई सेम ना? 15 के 3 गड्ढे हैं। मैं 5 मिनट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कंपोस्ट में क्या क्या ज़रूरत है। पहले मैंने आपको बताया हम लोग चावल खाते हैं, कार्बन खाते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में रहती है वो जिंदा होने के लिए उसको भी कार्बन चाहिए। ठीक है, और हम नमक खाते हैं चावल में, दाल खाते हैं, कोई भी रोटी है चले, चावल है, बिना दाल तो खाते नहीं है। दाल में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है,
प्रोटीन में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। चावल में कार्बन रहता है क्योंकि स्टार्च है उसमें कार्बन है। हम जैसे कार्बन और नाइट्रोजन लेते हैं वैसे हर जीव उसको भी नाइट्रोजन और कार्बन चाहिए। जैसे हम पौधा के लिए नाइट्रोजन यूरिया किस लिए डालते हैं, उसको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। हम भी नाइट्रोजन चाहिए तो दाल खाते हैं, वैसे सूक्ष्म जीव के लिए नाइट्रोजन और कार्बन चाहिए। कोई भी बायोमास है, जैसे पल्सेस है, तनस है, बैम्बू बायोमास है, सब में कार्बन और नाइट्रोजन रहता है। लेकिन उसमें जो रेशियो रहता है, यानी कि अगर मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ उसमें नाइट्रोजन का मात्रा 1 है तो उस पर कार्बन की मात्रा लगभग 70 से 80% रहती है। जो भी सूक्ष्म जीव खाने के लिए है उसका 30 से 40 कार्बन 1 नाइट्रोजन होना चाहिए, उसमें है डबल है। तो इसलिए आप बिना गोबर मिलाए कोई भी अवशेष को आप किनारे में डाल देंगे, साल पर कितने भी साल रखोगे वो ऐसे रहेगा, सड़ेगा नहीं। और इसलिए उसको चाहिए प्रॉपर नाइट्रोजन चाहिए, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए। ये दोनों हम दे देंगे उसको, वो इतनी जल्दी उसको फटाक से चला देगा, ठीक है। एक तो काउडंग इसलिए डाल रहे हैं उसमें सूक्ष्म जीव का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और उसमें यूरिक एसिड करके नाइट्रोजन की मात्रा उसमें रहती है, ठीक है। तो इसलिए वो गल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसको अगर साइंटिफिक तरीके से हम करेंगे तो जल्दी से जल्दी उससे कंपोस्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कोई भी है, चले आप पिट मेथड कर रहे हैं कि हीट मेथड कर रहे हैं, 1 मीटर ऊंचाई हमेशा रखना है, 1 मीटर हाइट यानी कि 3 फुट से ऊपर थोड़ा, ये हमेशा जरूरी है। दूसरा है 2 मीटर विड्थ चौड़ाई, ये होना चाहिए। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, आपके ऊपर, लेकिन हाइट और विड्थ ये दोनों कितना रखेंगे ये आपको दिखा होगा ना। ये जो ब्रिक्स की गैप बनी है, ये ज़्यादा जब गर्म होगी कंपोस्ट, उसका जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह निकलती है वो उस गैप से निकल जाती है और एरेशन भी आ जाती है, ताकि वो गर्म ज़्यादा ना होने में ठंडा कर देती है, इसलिए वो रखते हैं। और यहाँ पे पाइप रखा हुआ है, इसका पर्पस सेम है, यानी कि बाहर का हवा अंदर जाएगा, जब हवा गर्म होगा तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो गर्म हवा बाहर निकलेगा, ठंडा हवा अंदर जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप्स है, आप चाहते हो फोटो खींच लो, स्लाइड यहाँ पे रखा हूँ, देख लीजिएगा। 1 टन के लिए 200 kg काउडंग चाहिए और ये पिट मेथड का है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कोई भी बायोमास में 80% कार्बन 1% नाइट्रोजन रहती है, उसको कम कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन 1 मात्रा बढ़ाएंगे। तो 1 मात्रा हम बढ़ाएंगे तो फिर कितना होगा, 2 हो जाएगा, 80 रहेगा। तो 80 डिवाइड बाई 2 होगा 40:1। हम 40 लाएंगे ताकि इसको सूक्ष्म जीव काम कर सके। कैसे करेंगे, काउडंग में 0.5% नाइट्रोजन रहेगा, यानी कि आप 100 kg काउडंग लेंगे उसमें 0.5 kg नाइट्रोजन रहेगा, हमें 1 kg लाना है, ठीक है। तो फिर 200 kg काउडंग आप मिलाओगे तब जाके आप 1 kg सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको काउडंग इतना नहीं है, आप यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत लोगों से डाउट रहेगा कि ये मैं तो मैं जैविक खाद बना रहा हूँ, ऑर्गेनिक, तो मैं यूरिया करूँगा तो फर्टिलाइजर हो जाएगा, है ना। जैसे मैं पहले बताया, नमक कहाँ से आती है, समुद्र से आती है, ठीक है। तो हम खाते हैं उसको, हम ऐसे मानते हैं कि ऑर्गेनिक मानते हैं कि इनऑर्गेनिक मानते हैं, ऑर्गेनिक, क्योंकि वो नमक जाएगा अपने शरीर में बिल्ड होगा, राइट, है ना। जो यूरिया बनती है, यूरिया कहाँ से बनती है, हवा से बनती है। हवा में 78% नाइट्रोजन रहती है, उसको कंप्रेस करके 200 डिग्री में कंप्रेस करके ग्रैनुलर फॉर्म में नाइट्रोजन लाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव के लिए काम करने के लिए यूरिया चाहिए, उसका बायोमास बिल्डअप करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो जितना ज़रूरत है उतना लेगा, बाकी हवा में उड़ जाएगा, अमोनिकल फॉर्म में निकल जाता है। जैसे आप खेत में डाल रहे हैं, अगर 100 किलो डाल रहे हैं, 30 से 40 किलो यूज़ होता है, बाकी 50 किलो उड़ जाता है। वैसे इसमें जितना ज़रूरत है उतना यूज़ होगा, बाकी सब उड़ जाएगा। जितने भी आप ज़्यादा डालो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई डाउट है कि मैं यूरिया करूँगा तो जैविक खाद है कि नहीं है, वो एकदम जैविक खाद है। अगर आपके पास काउडंग नहीं है तो सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। होल रिमेन्यूर भी कर सकते हैं, होल रिमेन्यूर में 1% नाइट्रोजन है, ताकि आप 100 kg आप होल रिमेन्यूर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसका बढ़ाने के लिए, उसका जो गलने का बढ़ाने के लिए माइक्रोब्स रहती है स्पेसिफिक, यानी कि काउडंग में सूक्ष्म जीव रहती है, लेकिन उसमें मात्रा कम रहती है, ठीक है। और
दूसरा है कंपोस्ट में टेम्परेचर बढ़ती है 60, 70, 80 तक जाती है। जो काउडंग में रहती है वो उतना काम नहीं कर पाती है 70-80 डिग्री सेल्सियस। मैं आगे बताऊँगा उसका। तो एडिशनली हम दूसरी जगह से ऐड करेंगे, उसका मात्रा ऑलरेडी हम बढ़ाए हुआ है, तो वो तेज फैलाएगा और आपकी कंपोस्टिंग जल्दी करती है। और इसमें मॉइस्चर जो है हमेशा रखना है, उसको 50 से 60% नमी रखना है, ज़रूरी है। अगर वो कम हो जाएगा काम नहीं करेगा, ज़्यादा होगा मर जाएगा, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एरेशन नहीं रहेगा, एरोबिक कंडीशन चला जाएगा तो मर जाएगा सर। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ। कल्चर है, पाउडर है, पाउडर में जो मिलाना है मिला लीजिए, चाहे यूरिया मिलाना है मिला लिए, कल्चर मिलाना है मिला सकते हैं। मटीरियल उतनी जल्दी आपका मटेरियल गल जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने दोनों ट्राई किया था। बारिश जितना कम कर रहे हैं उतना अच्छा कंपोस्ट, उसको पाउडर से और जो भी अगर यूरिया वगैरह मिलाना है प्रॉपर मिलाना है, यानी कि सब जगह पे न्यूट्रिएंट उसको मिल जाए। मिलाने के बाद आप यदि हीट बना लो, नहीं तो पिट बना लो, बना के छोड़ देना। ये तो हीट मेथड का है, वो पिट मेथड है, ठीक। तो हीट बनाओगे जो एक्सेस पानी है, ज़्यादा जो पानी है वो ड्रेन होके चल जाता है। सर जो बैम्बू को चिप्स करके हम अगर कंपोस्ट के बनाएंगे तो हार्ड रहता है, वो डिकम्पोज होगा जल्दी? हाँ हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा, जल्दी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, उसमें वही बता, मतलब बारीक करेंगे उतना उसका सरफेस एरिया बोलते हैं, इतना लंबा है, इसका एरिया इतना से मिलता है। इसको बारीक करेंगे तो जितना बारीक करेंगे उतना एरिया मिलेगा एक्स्ट्रा, उतना जल्दी चलेगा। उसका हम ट्रायल कर रहे हैं बैम्बू का। बहुत जन का वही कंफ्यूजन है हाँ। कि डिकम्पोज नहीं होता है जल्दी। हो जाएगा, वो भी लिग्नोसेलुलोज है, हाँ। भले हार्ड कारण पर उसका टाइम लग रहा है, लेकिन वो कंपोस्ट हो जाएगा। इसमें 3 प्रॉपर्टीज देखने का, एक तो मॉइस्चर है, CM रेशियो कंपोस्ट होने के बाद, और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर 70 डिग्री इसमें होना जरूरी है। तो बस और ले सकते हैं, टेम्परेचर 70 डिग्री इसलिए ज़रूरत है। जैसे देखिए बैम्बू है, कोई भी प्लांट है, उसमें कीड़े के अंडे रह सकती हैं और रो करने वाला सूक्ष्म जीव भी रह सकती है, ठीक है। 70 डिग्री में ये सब मर जाता है। जो हम जब दूध लेते हैं, दूध जो पैस्चराइज होकर फ्रिज में रख के आता है, 2 दिन 3 दिन रखते हैं, उसमें 70 डिग्री में टेम्परेचर में ट्रीट करते हैं, यानी कि जो भी रो करने वाला जो बैक्टीरिया जो फंगस रहती है दूध में, वो सब उसमें मर जाता है, अच्छी सूक्ष्म जीव रह जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे 70 डिग्री में रो करने वाला बैक्टीरिया जो भी सूक्ष्म जीव मर जाता है, बाकी सब अच्छा रह जाता है। ये एक ग्राफ है, ये आपको कंपोस्टिंग प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम डालेंगे 20-25 डिग्री रहेगी, तीसरे चौथा दिन में आपको टेम्परेचर लगभग 65-70 जाती है। और यहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया है, यहाँ पे हाइड्रोलिस ऑफ पॉलीमर्स, यानी कि बड़ी बड़ी कॉम्पाउंड है, जो लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज जो मैं कह रहा था, वो 70 डिग्री में पूरा क्या होगा, गलना स्टार्ट होगा, गर्म। उस गर्मी में जो बैक्टीरिया एक्टिव रहेगा वो उस सबको खा लेगा, खा लेकर टुकड़ा करता है, यानी कि ये पॉलीमरेज चेन, जैसे मान लीजिए ट्रेन, जैसे ट्रेन को खा के टुकड़ा एक इंडिविजुअल कोच बना लेगा। उसके बाद जो टेम्परेचर कम होगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट होगा, वो खा लेगा। तो करके आपका एकदम मटेरियल है, रेडीमेड रहेगा, विद अच्छे से न्यूट्रिएंट्स के साथ रहेगा, अच्छे कार्बन नाइट्रोजन सब रहेगा। इसके साथ आप चाहते हैं तो कुछ और भी, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि वो 70 डिग्री से कम हो जाएगा, 30-40 डिग्री जब आएगा, उस टाइम पर राइजोबियम, अजोस्पेरिलम, अल्टोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा, जो भी आप चाहते हैं उसको आप मिला सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, ये मिलाओगे, मिट्टी में अप्लाई करोगे, अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंपोस्ट के साथ साथ हर जगह पे चला जाएगा। तो हमारे पास ये हम लोग काटन पे एक स्टडी है, यानी कि हार्ड मटेरियल है, उसको गलने के लिए हम लोग सूक्ष्म जीव निकाले हैं, उसका ट्रायल वगैरह किए हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स है इसमें। एडवांटेजेस क्या है इसमें, एक तो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा सॉइल को, और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अच्छा बढ़ाएगा। जैसे बायोचार है, सेम ऐसे ही, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, ठीक है। और एंटी सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इसके कारण पर उसका जो मिट्टी का जो सूक्ष्म जीव रहेगा वो अच्छा रहेगा, ओवरऑल सॉइल इंप्रूव होगा उसमें।
और ये हमें सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि किसान अगर उनके पास ज़्यादा मटेरियल है तो सोचेंगे कि मेरा लागत कितना हो रहा है, मुझे लाभ कितना मिलता है। तो ये कार्टन स्टॉक का बनाया हूँ, बैम्बू डस्ट का आइडिया नहीं है, आपको आइडिया होगा। बैम्बू डस्ट कितना मिलता है अभी वेस्ट क्या वैसे आफ्टर डिकम्पोजिशन में बैम्बू डस्ट और ऐसे वेस्ट वेस्ट 2 रुपये सर, दस 2 ढाई से 3 रुपए 2 रुपीज़ पर केजी में है ना, थोड़ा 2 to 3 रुपीज। 2 to 3 ठीक है। तो कार्टन स्टॉक 1000 रुपीज़ पर टन मिलता है, तो बैम्बू में थोड़ा महंगा है। फिर भी ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब करेंगे। काउडंग 200 kg है, 200 है, इसमें DAP यूरिया मिला हुआ है, आप DAP हटा सकते हैं, सिर्फ यूरिया डाल सकते हैं, लगभग 100 रुपीज़ मान लीजिए, ठीक है। काउडंग 200, यूरिया 100 रुपीज़, और पॉलीथीन 50, लेबर चार्जेस लगभग इसमें 600 है, हम 1500 मान लेते हैं, क्योंकि 2-3 बार उसको पलटाई करना होता है। तो 1500 हो जाएगा, और 300 कितना होगा, 1800 हो गया। माइक्रोवेल कल्चर 20 रुपये पर लीटर है, 200 मान लेते हैं, 2000 हो गया, ठीक है। आपकी बैम्बू है, 2000 ऐड कर लेते हैं, 2 रुपीज़ के हिसाब से मैं ऐड कर लेता हूँ, 4000 हो गया, ठीक है। 1 टन में 4000 आपकी लागत है। 1 टन में आपको मटेरियल 700 से 800 किलो कंपोस्ट मिलेगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। पर किलो आजकल ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप लेके देखेंगे कम से कम 8 से 10 रुपये बिक रही है, कम से कम 25 रुपये बिक रही है, 50 भी बिक रही है, 100 रुपये भी। आप नर्सरी में जाके देखोगे 50 रुपये में भी है, 100 रुपये में भी है। आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप अपने रेट फिक्स कर सकते हो। तो मैं कम से कम रखा हूँ 10 रुपये, ठीक है। तो 800 kg आ रहा है मान लेते हैं, तो 8000, यानी कि अगर आप 1 टन बनाएंगे 4000 आपकी लागत है, लेबर चार्ज की जोड़ के, तो 4000 1 टन में आपकी प्रॉफिट है। आपके जितने भी रेजिड्यूज, क्योंकि फॉरेस्ट में इतनी सारी रेजिड्यूज मिलती है, आप इसमें बैच वेज लगा सकते हैं, और ये प्रोसेस लगभग आपको 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने में आपका कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। तो महीने में आप अलग अलग बैच बनाते जाओगे, आपको लगातार, यानी कि इसमें सीजन नहीं है, इससे बनता है जैसे आप कंपोस्ट बनाते जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, इसको मैं ठीक है। वर्मी कंपोस्ट भी ऐसे ही है, वर्मी कंपोस्ट में कॉस्ट और बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो कंपोस्ट 10 रुपीज़ है, वर्मी कंपोस्ट 20 रुपीज़ है, और समय की लगभग सेम ही है। वर्मी कंपोस्ट में क्या है, सीधा नहीं डाल सकते हैं, उसको पहले प्री कंपोस्ट करना होगा। कोई भी है, 2 तरीके से बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट। जो मोस्टली जो क्या कर रहे हैं, काउडंग को ले लेंगे, गोबर को, उसको 30 से 40 दिन बाहर छोड़ देंगे, सुखा देंगे। सूखने के बाद उसको पानी देंगे, शेड में रखेंगे, उसमें केचुआ जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, 30 से 40 दिन और रखेंगे, उसमें वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। दूसरा है जो अवशेष है, बैम्बू वेस्ट वगैरह है, उसको मैं जैसे पहले प्री कंपोस्ट करना है, यानी कि वो गर्म जो होगा ना 60-70 डिग्री गर्म होगा, उसमें केचुआ सब मर जाता है। वो फेस क्रॉस करने के लिए आपको 30 से 40 दिन कम से कम लगेगा। उसके बाद आप केचुआ इंट्रोड्यूस करिएगा, आपको वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इतना डिफरेंस है, ठीक। स्पेसिफिकेशन चाहिए इसमें, देखिए ऐसे पिट बनाना पड़ेगा 10/4/3 LBH। फार्म वेस्ट से कैटल लगे इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके डालना है, लगभग 20 दिन लगता है, लेकिन कम से कम 30 से 40 दिन लगेगा। उसके बाद इंट्रोड्यूस करना है तो आपको पर पिट के हिसाब से 1000 ऐड कर लेना, लिक्विड वाटर, और उसको कवर करना है बैक से। इसमें लगभग एर्थवॉर्म रिलीज करना होगा आपको 3 kg पर टन के हिसाब से आपको एर्थवॉर्म रिलीज करना है। 70 से 75 दिन में आपकी वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इसमें एडवांटेजेस क्या है, आपको वर्मी कंपोस्ट में मिल जाएगा। दूसरा है एक वर्मी वॉश कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट में पानी डाल के 2-3 दिन छोड़ देंगे, अंदर का मटेरियल पूरा लिक्विड ड्राइन होकर अलग से नीचे आता है, उसको वर्मी वॉश, उसमें अच्छी न्यूट्रिएंट्स रहती हैं, ठीक है। 2 वर्मी वॉश हो गया। तीसरा है आपका केचुआ जो है वो उसका उत्पादन रहती है, आप 1 किलो डाल रहे हैं, आपको 3 किलो मिलेगा, तो 2 किलो आप बेच सकते हैं, 1 किलो वापस रख सकते हैं, वो भी एक एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगा। ये सब मैं ले आऊँ, मशरूम में बता सकता हूँ, बैम्बू में ओके, थैंक यू। सर क्वेश्चन है सर।
ग्रीन वाला खाद बनाते हैं खेत में हाँ, और वो कटाई करके फिर खेत में छोड़ देते हैं, तो वो अच्छा रहता है क्या? हिरोड़ी के खाद बोलते ढेंचा ढेंचा हैं। अच्छा है वो नाइट्रोजन है एकदम। हम लोग किसान क्या करते हैं उसको पता है, पुंगम पता है ना, हाँ। पुंगम और डेंचा, इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत रहती है। तो हम मिट्टी में नाइट्रोजन यूरिया की वजह वो क्या करते हैं, उसको काटते हैं, जमीन में डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो मिट्टी में 30 दिन सड़ता है, उसका नाइट्रोजन की मात्रा पूरा रिलीज हो जाती है, तो उसको फिर मिला के जमीन डालते हैं। अच्छा सर एक दूसरा चीज़ रिक्वेस्ट था, तो अभी आपका इंस्टीट्यूट और PDQ जॉइंट वेंचर से एक अगर 2 दिन का कुछ ऑर्गेनाइज कोर्स कर सकते हैं, बैम्बू पैलेट, बैम्बू पायचार, तो बहुत अच्छा होगा। मतलब थोड़ा हमको नया सीखा, पूरे इंडिया में अभी तक किसी ने दे नहीं रहा है, और है तो भी नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर कुछ हो सकता है एक 3-4 महीने में तो एक दिन पैलेट का, एक दिन बायोचार का। येस करू, ते नक्की विचार करू, मला तुमच्याकडून त्यात सूचना येणं आवश्यकच असते। पेड़ भी होगा तो भी हम करेंगे, अगर आपकी तरफ से होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने जो बाम्बू दृष्टि की जो बात की ना, तो बाम्बू की खेती में अगर 1 हेक्टर में अगर हम देखेंगे तो 1 से 1.5 टन का आपको जो पत्ती पड़ती है ना, वो सीजन में सारी पत्ती जमा करके वही बाम्बू की एक रो में अगर हम डाल देते हैं, उसके ऊपर अगर डिकम्पोजर डाल देते हैं, तो जैसे आपने बताया कि प्री कंपोस्ट जो होता है वो तैयार हो जाता है, उसके बाद हम केचुए में उसको कन्वर्ट करके वो कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से भी आपको कम से कम 7-8 हेक्टर तक वो मिल सब सकता पत्ती है। कितनी रहती है ना, दो जैसे कंपोस्ट अगर बननी है, मैं जैसे बताया, अगर आप बहुत कम हाइट में अगर डालेंगे, समय लगता है सड़ने के लिए, तो जल्दी सड़ाना है तो आप उसको इकट्ठा करिए। सारा खेती का जो है ना एग्रो वेस्ट जो है ना हाँ। एक ही रो में जमा कर लेना है। हाँ, 1 किलो में जमा कर दीजिए, उसमें आप छिड़क दीजिएगा Yes। वेस्ट डिकम्पोजर, काउडंग जो भी है, तो लेकिन उसकी हाइट कम से कम 1 1 मीटर मीटर होना बन जाती है। फिर उसके ऊपर नीचे से पानी छिड़क देना, ऊपर से पानी छिड़क देना, डिकम्पोजर एकदम बढ़िया। तो हो जाएगा। नाही ते तर शक्य आहे, परंतु ज्या ठिकाणी ट्रॅक्टर म्हणजे आपलं लागवडीचं अंतर जर वाईट असेल, म्हणजे 10 फुटावरची वगैरे लागवड असेल आणि तिथून ट्रॅक्टर जर चालत असेल, चालते 3 वर्षापर्यंत वगैरे ट्रॅक्टर चालते, तर जेव्हा पालापाचोळा खाली पडतो, साधारणतः आता आपल्या मार्च-एप्रिल महिन्यामध्ये पालापाचोळा खाली पडतो सर, त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये रोटावेटर चालवा, रोटावेटर चालला की काय होईल की ते सगळा जो पालापाचोळा पडलेला आहे तो आपसुकच मातीमध्ये मिसळण्यात आहे, आणि त्याच्यानंतर एक आपलं डिकम्पोजिंग कल्चर जे आहे तर त्याचा एक स्प्रे केला की ते आपोआप तुमच्या मातीमध्ये सगळं पालापाचोळा मिसळला जातो. तर तो एकाही पद्धतीने करता येते. हे जर आपल्याला आपल्याच शेतासाठी वापरायचं असेल तर, पण समजा आता उमेश बोलतो त्याप्रमाणे आपल्याला त्याचं कंपोस्ट करून विकायचं असेल, किंवा आपल्याला नर्सरीसाठी वापरायचं असेल, किंवा आपल्याला दुसऱ्या शेतात नेऊन भाजीपाल्यासाठी वापरायचं असेल, तर त्याचा हीप तयार करा. हीप तयार करून जी पद्धत सर्वांनी सांगितली की त्याच्यावरती कावळण टाकायचं असेल, कल्चर टाकायची असेल, तर ते टाकून मग त्या ठिकाणी ते कंपोस्ट तयार झालं की ते तुम्ही दुसऱ्या शेतासाठी वापरू शकता. ह्या दोन्ही पद्धती आहेत. ते त्याला आपण इन्सिक्यू म्हणतो, म्हणजे त्याच शेतामध्ये त्याच क्रॉपसाठी वापरते, आणि दुसरं तयार झालेलं हे दुसऱ्या क्रॉपसाठी वापरते. असे 2 भाग त्याच्यामध्ये आहेत, ते करू शकता. त्यामुळे आपल्याला पांढरे सरांनी अगदी व्यवस्थित आणि सायंटिफिक त्याचं काय पद्धती आहे ते आपल्याला सांगितलं. आपण आजकाल ऑर्गॅनिक शेतीमध्ये खूप चर्चा आणि खूप मेथड समोर आलेले आहेत, नियम खूप झालेले आहेत, तर त्याच्यातले सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स काय आहेत कसं असं ते सांगितलेलं आहे. आपले दुसरेही वक्ते या ठिकाणी आलेले आहेत. मी